नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग NIOS की उच्चतर माध्यमिक कक्षा यानी इंटरमीडिएट का अर्थशास्त्र विषय पढ़ रहे हैं। इस विषय के अंतर्गत हम लोग मॉड्यूल 5 पर हैं, जिसका कि शीर्षक है अर्थशास्त्र का परिचय। तो हम लोग इस मॉड्यूल के अंदर जान रहे हैं कि अर्थशास्त्र क्या होता है। ठीक है, तो जैसा कि पिछला जो वीडियो था उसमें हमने देखा उसमें हमने अर्थशास्त्र की के बारे में पढ़ा कि उसकी क्या डेफिनेशन होती है, किस चीज़ को हम अर्थशास्त्र बोलते हैं। आज का जो अध्याय है वो अध्याय 13 है, जिसका कि शीर्षक है एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। तो इसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि अर्थव्यवस्था जो होती है, जैसे किसी देश की अर्थव्यवस्था हो, किसी राज्य की अर्थव्यवस्था हो, तो उसकी जो केंद्रीय समस्याएं वो क्या होती हैं। ठीक है ना। तो उसके सामने जो मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्या होती हैं। तो अगर आपको याद होगा तो जो पिछला जो हमने पढ़ा था हाई स्कूल जब हमने किया के बारे में, जब हम पढ़ रहे थे हाई स्कूल में, जब सब्जेक्ट पढ़ा था, तो हमने जाना था कि भूमि, चाहे वो भूमि हो, चाहे वो मानव हो, ठीक है ना, जिसको लेबर बोलते हैं, वो हो मानव शक्ति, या फिर जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं जैसे कोयला हो गया या पेट्रोल हो गया, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? संसाधन कहलाती हैं। ठीक है ना। तो ये जो आर्थिक संसाधन होते हैं, चाहे भूमि हो, चाहे मानव शक्ति हो, या और जो संसाधन होते हैं, या फिर एक और होता है जिसको कि आप क्या बोलते हैं, उद्यमिता बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें होना आवश्यक होता है। इनके आधार पर ही इनको हम जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं, उत्पादन के कारक भी संसाधनों को कहा जाता है, क्योंकि इनकी सहायता से ही उत्पादन हो पाता है। ठीक है ना। चाहे अगर कृषि उत्पादन है तो वो भूमि से होगा। ठीक है ना। अगर भूमि से आपको बहुत सारे प्रकार के जो खनिज संपदाएं होती हैं वो भी प्राप्त होती हैं। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें एक इकट्ठा करके संसाधन कहलाती हैं। तो ये जो अर्थशास्त्र होता है, इसको हम लोग चयन के विज्ञान के रूप में भी देखते हैं। चयन यानी कि सिलेक्शन। तो इसमें हमको सिलेक्शन करना होता है, हमको निर्णय लेना होता है, डिसीजन लेना होता है कि हमको जो संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं, इनकी सहायता से किस प्रकार से उत्पादन करना है, किन किन चीज़ों का उत्पादन करना है और किसके लिए उत्पादन करना है। ठीक है ना। ऐसी जो कुछ समस्याएं हैं जिनको केंद्रीय समस्याएं बोलते हैं, उनके बारे में हम इस पार्ट में बात करेंगे। तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं मैंने जैसे कि बताया आपको कि निर्णय के ऊपर डिपेंडेंट होती है। ठीक है। तो इसमें मनुष्य के जो निर्णय होते हैं, मनुष्य को निर्णय लेने पड़ते हैं, किन किन चीज़ों पे लेने पड़ते हैं और किन कारणों से लेने पड़ते हैं, ये सारी बातें होंगी। ये सब जो मेन जो रीज़न है कि आदमी को जो निर्णय लेना पड़ता है, उसका जो मेन कारण है वो है संसाधनों का सीमित होना। अगर संसाधन सीमित मात्रा में नहीं होते, अगर संसाधन वो खर्च करते जाता और उसके पास वो आते ही चले जाते, ठीक है ना, उसको कोई चिंता नहीं होती, तो उसको निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है ना। अगर आपके पास ऐसी व्यवस्था हो कि आप एक ही समय में कई सारी प्रकार की चीज़ें उगा लो, वो भी बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी में उगा लो, ठीक है ना, इतनी ज़मीन अगर आपके पास है, अनलिमिटेड है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, तो आपको कोई चिंता नहीं होगी कि आपको क्या उगाना है। ठीक है ना। अगर हम एक खेती की बात करें तो आप चिंता करते हो, एक आम किसान चिंता करता है कि इस साल वो क्या उगाएगा, या इस मौसम में जो अभी रबी का मौसम है या खरीफ का मौसम है उसमें वो क्या उगाने वाला है, ये चिंता उसको करनी पड़ती है। एक साल में वो कितनी फसलें लेगा, ये चिंता उसको करनी पड़ती है। जो फसलें वो लेगा उसमें से कौन कौन सी फसल किस किस समय में वो लेगा, ये चिंता उसको करनी पड़ती है। उसको एक जैसी फसल उगानी है कि कुछ चेंज करना है, कुछ दलहन उगाना है, ठीक है ना, या कैश क्रॉप्स उगानी है, गन्ना हो गया, ठीक है ना, इस टाइप की चीज़ें उगानी है, उसको क्या उगाना है, ये सारा डिसीजन उसको लेना पड़ता है। तो ये डिसीजन क्यों लेता है? क्योंकि उसके पास संसाधन सीमित मात्रा में है। ठीक है ना। तो संसाधनों के सीमित होने के कारण उसको मनुष्य को निर्णय लेना आवश्यक हो जाता है। ऐसे ही जो ये निर्णय होते हैं, ये उत्पादन से संबंधित हो सकते हैं कि क्या उत्पादन किया जाए, उपभोग से संबंधित हो सकते हैं कि क्या उपभोग किया जाए। जो हमारे पास उपभोग की बात अगर हम करें तो उपभोग का मतलब होता है कंज्यूम करना। तो आपके पास अगर एक लिमिटेड अमाउंट है, आपके पास 100 रुपये है मान लीजिए, तो उसमें से आपको 100 रुपये से क्या लेना है। आपको भूख लग रही है तो आप कुछ भी 100 रुपये से ले सकते हैं, आपके पास 3-4 ऑप्शन रहेंगे। तो उसमें से किस चीज़ का उपभोग आपको करना है, ये निर्णय लेना पड़ सकता है। बचत, कितना बचाना है, कितना खर्च करना है। निवेश, जो मैंने बचाया है उसको, उस पैसे को कहाँ लगाना है। इन सारी क्रियाओं से संबंधित ये निर्णय होते हैं।
ठीक है ना। तो अल्टीमेट पर्पस क्या रहता है? अल्टीमेट पर्पस ये रहता है कि समाज में जो उत्पादित वस्तुएं हैं, जिन वस्तुओं का उत्पादन समाज में किया जा रहा है, उसका वितरण उचित तरीके से होना चाहिए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से होना चाहिए। हर आदमी को जिसको ज़रूरत है उसको वो सामान मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं में आती हैं। तो इसलिए अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं उत्पादन, उपभोग और वितरण से संबंधित होती हैं, ठीक है ना। प्रोडक्शन से, कंजम्पशन से और डिस्ट्रीब्यूशन से, इन तीनों चीज़ों से संबंधित जो केंद्रीय समस्याएं होती हैं वो होती हैं। ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर को पढ़ने का उद्देश्य क्या है? सबसे पहला उद्देश्य है कि आप लोग इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जो आर्थिक समस्याएं हैं, जो केंद्रिक समस्याएं हैं अर्थव्यवस्था की, उसके कारणों की व्याख्या कर पाएंगे। आप बता पाएंगे कि क्या कारण है, कि किस कारण से ये आर्थिक समस्याएं हमारे सामने आती हैं। ऐसे ही केंद्रीय समस्याओं, जिसमें क्या उत्पादन किया जाए, किस प्रकार उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए, को आप चिन्हित कर पाएंगे, ठीक है ना। और उत्पादन संभावना वक्र एक हम बनाना सीखेंगे, उसकी अवधारणा को आप समझ पाएंगे। साथ साथ अवसर लागत और सीमांत अवसर लागत की अवधारणा सीखेंगे। और जो उत्पादन संभावना वक्र होता है, जो कर्व एक बनेगा, उसका प्रयोग करके आप अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं की व्याख्या कर पाएंगे, ठीक है ना। तो पूरा हमको केंद्रीय जो समस्याएं हैं अर्थव्यवस्था की, उसको ही देखना है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है ना। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। चैप्टर को शुरू करने से पहले आपके साथ साझा कर रहा हूँ। अगर आपको चैप्टर से संबंधित कोई प्रॉब्लम होती है, कहीं कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप हमको इस व्हाट्सएप नंबर पर SMS करके, मैसेजेस के थ्रू बात हमसे आप पूछ सकते हैं। साथ साथ आप चाहें तो मेरे को इस पर कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है ना। शाम के समय आप 6 से 7 इसमें मेरे को कॉल कर सकते हैं। ये हमारा इंस्टाग्राम ID है, इस पर भी आप हमें मैसेजेस के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। तो अब बात आती है, इस चैप्टर को शुरू करते हैं, आर्थिक समस्याएं क्यों उत्पन्न होती हैं, ठीक है ना। तो आर्थिक समस्याएं होती क्यों हैं उत्पन्न? तो बेसिकली आर्थिक समस्याएं जो उत्पन्न होती हैं उसके 3 कारण होते हैं। सबसे पहला कारण तो होता है कि आवश्यकताएं असीमित हैं। आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी जो नेसेसिटीज़ हैं, वो अनलिमिटेड हैं। आपको अगर एक आवश्यकता आपकी पूरी होती है तो आपको दूसरी आवश्यकता एकदम जागृत हो जाती है, ठीक है ना। तो ये आवश्यकताएं असीमित होती हैं, एक कारण तो ये है आर्थिक समस्याओं का। दूसरा कारण है साधन सीमित हैं। जो हमने बात करी संसाधनों के बारे में, साधनों के बारे में, तो वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में है, लिमिटेड है वो, ठीक है ना, वो असीमित नहीं है। और साथ साथ साधनों का वैकल्पिक प्रयोग भी संभव है। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे आप भूमि को एक साधन के रूप में लें, तो भूमि में आप चावल भी उगा सकते हैं, गेहूं भी उगा सकते हैं, भूमि में आप सब्जियां भी उगा सकते हैं, भूमि में आप गन्ना आदि की जो कैश क्रॉप्स होती हैं वो भी उगा सकते हैं, आप उसमें तिलहन उगा सकते हैं, दलहन उगा सकते हैं, ठीक है ना। उसमें आपको 50 जो उसके प्रयोग हैं वो संभव है। तो साधनों का वैकल्पिक प्रयोग होता है, ये भी आर्थिक समस्याओं को जन्म देता है। तो सबसे पहले बात करेंगे असीमित आवश्यकताओं की। तो सबसे आसान है, पहले भी हाई स्कूल में हमने बात की थी, भोजन, पानी, वस्त्र और आवास। ये चारों जो चीज़ें होती हैं, ये होती हैं किसी भी आदमी की फंडामेंटल यानी कि मूलभूत आवश्यकताएं, ठीक है ना। ये चारों, जिसमें भोजन, पानी, वस्त्र और आवास, ये तीनों चीज़ें जो होती हैं, इनके बिना किसी भी व्यक्ति का जीवन संभव नहीं है। तो ये चीज़ें क्या है? चारों एक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं कहलाती हैं। तो जब कोई भी मनुष्य एक आवश्यकता की पूर्ति करके उसको संतुष्ट करता है, तो अन्य दूसरी अनेक प्रकार की आवश्यकताएं सामने आकर खड़ी हो जाती हैं, ठीक है ना। तो अगर आप सोचो कि आप एक आवश्यकता की पूर्ति कर दोगे तो आप शांत हो जाओगे, संतुष्ट हो जाओगे, तो ऐसा हो नहीं पाता है, ठीक है ना। जब भी आप एक आवश्यकता की पूर्ति करने जाते हो, उसकी संतुष्टि करते हो, तो दूसरी अनेक आवश्यकताएं आपके सामने आकर खड़ी हो जाती हैं और ये सिलसिला सीमा विहीन होता है। क्या होता है? सीमा विहीन। सीमा विहीन मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, ये अनलिमिटेड है, ये चलता जाएगा, ठीक है ना। इससे पता चलता है कि आवश्यकताएं असीमित हैं, क्योंकि इसके फेयर में, अगर आवश्यकताओं के फेयर में आप पड़ गए तो आपको कहीं पर भी एंड नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसका एक उदाहरण जैसे कि आपकी किताब में दे रखा है कि जैसे आप ही हैं, मान लीजिए आपके पास कुछ खाना, ठीक है ना, आपको कुछ खाना लेना है, ठीक है ना, आपको कुछ कपड़े लेने हैं, ठीक है ना, कुछ बर्तन लेने हैं रसोई के लिए, और कुछ मिठाई लेनी है, ठीक है।
ये सारी चीज़ें आपको लेनी हैं और छोटी बहन के लिए भी कुछ कपड़े वगैरह लेने हैं। ये 5-6 चीज़ें आपको लेनी हैं। आपके पास लेने के लिए तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप चाहो तो खाने में कुछ मतलब कितना अच्छे से अच्छा चीज़ें ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपके सामने लिमिटिंग फैक्टर क्या होगा? आपके पास आवश्यकताएं तो बहुत सारी हैं। आपको खाने की आवश्यकता भी है, कपड़ों की आवश्यकता भी है, बर्तन की आवश्यकता भी है, मिठाई की आवश्यकता भी है और भी कई सारी आवश्यकताएं हैं। लेकिन ठीक है ना, आपको इस चीज़ों को लेने के लिए पैसा एक लिमिट में है। ठीक है ना, एक लिमिटेड अमाउंट में आपके पास पैसा है। ठीक है ना, तो आपके पास अगर क्रय करने के लिए पैसे कम हैं तो आप अपनी इच्छा अनुसार खरीदने में असमर्थ रहोगे। ठीक है ना, तो इससे पता चलता है कि आपकी जो आवश्यकताएं होती हैं वो असीमित होती हैं। खाने में भी आपके पास 50 ऑप्शन है। अगर आप एक चीज़ खा लेते हो तो फिर आपको दूसरी चीज़ की आवश्यकता होने लगेगी। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आवश्यकताओं का कोई अंत नहीं है। दूसरी बात आती है सीमित साधनों की। तो ये हम जो भी पढ़ रहे हैं सब पढ़ रहे हैं कि आर्थिक समस्याएं क्यों होती हैं, आर्थिक समस्याओं के होने का कारण क्या है। तो आर्थिक समस्याओं के होने का दूसरा कारण है सीमित साधन। ठीक है ना, तो जब हमने बात करी अभी कि आपको कपड़ा भी लेना है, आपको खाना भी लेना है, ये सारी चीज़ें लेनी हैं, तो ये सारी चीज़ें आप कुछ मूल्य चुका कर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर आपके पास मान लीजिए केवल 1000 रुपये हैं तो आप 1000 रुपये आप इसको खर्च कर सकते हो और उसमें उसके हिसाब से कुछ चीज़ें ले सकते हो सकता है आप सारी चीज़ें ना ले पाओ, लेकिन कुछ चीज़ें आप ले लोगे। तो ये 1000 रुपये क्या है आपके पास? ये पूंजी है। क्या है? पूंजी है। तो पूंजी भी एक प्रकार से साधन होती है। तो ये आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट में है, ये सीमित साधन है आपके पास। तो सीमित साधन है तो इसीलिए आपको सीमित मात्रा में ही जो चीज़ें हैं वो आप खरीद पाओगे। ठीक है ना, आप हिसाब लगाओगे कि आपको 150 रुपये का खाना पड़ रहा है, 200 रुपये का कपड़ा पड़ रहा है, 500 रुपये का कुछ और पड़ रहा है, तो उसको मिला के आप कुल मिला के कितना पैसा खर्च कर सकते हो? 1000 रुपये खर्च कर सकते हो। ठीक है ना, तो इस तरह अब हो सकता है आपकी तनख्वाह कम है, आपको सैलरी कम मिलती है, इसलिए आपके पास खर्च करने के लिए केवल 1000 रुपये हों। आपका ही कोई दोस्त हो उसके पास 5000 रुपये हों। ठीक है ना, तो उसके पास आपसे आपकी तुलना में ज़्यादा साधन है, ज़्यादा मात्रा में पूंजी है। ठीक है ना, तो ऑब्वियस सी बात है हर व्यक्ति की आय कम या अधिक हो सकती है। ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो अनलिमिटेड हो। उसके पास पूंजी ऐसा नहीं हो सकता कि अनलिमिटेड हो, कि वो गिनी ना जा सके। ठीक है ना, या कल्पना ही ना कर सकें उसकी। तो इस प्रकार से अनलिमिटेड कोई भी चीज़ नहीं होती है। हर व्यक्ति की आय कम या अधिक हो सकती है पर असीमित नहीं। अतः लोगों के पास उपलब्ध साधन अथवा आय सीमित अथवा दुर्लभ होती है। ठीक है ना, आप उसको कह सकते हो दुर्लभ है या फिर वो लिमिटेड है, या तो रेयर है या लिमिटेड है। साधनों में भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम चारों चीज़ें शामिल होती हैं। यहाँ हमने एग्जाम्पल में बात की है पूंजी की, यही बात आप भूमि और श्रम या फिर उद्यम के लिए भी लगा सकते हो। ठीक है ना, तो विश्व में इन साधनों की प्रचुरता नहीं है, ये दुर्लभ हैं, जिसका अर्थ स्पष्ट है कि इन साधनों की मांग उनकी उपलब्ध मात्रा से कहीं अधिक है। ठीक है ना, इनकी मांग ज़्यादा है और इनकी जो उपलब्धता है वो कम है। अब बात आती है साधनों का वैकल्पिक उपयोग। जो तीसरा फैक्टर है, इन जो कारण है तीसरा जिसके के कारण आर्थिक समस्याएं होती हैं, वो है साधनों का वैकल्पिक उपयोग। तो जो हमने ऊपर बात की उससे हमको एक जानकारी मिलती है कि एक साधन का अनेक प्रकार से उपयोग किया जा सकता है। जैसे हमने कहा ना, आपके पास अगर 1000 रुपये हैं तो आप इन 1000 रुपयों से कई अलग अलग प्रकार के कॉम्बिनेशंस ले सकते हो। आप 100 रुपये के कपड़े ले सकते हो और 900 रुपये कहीं और खर्च कर सकते हो। ठीक है ना, या फिर आप 200 रुपये के कपड़े ले सकते हो और 800 रुपये कहीं और खर्च कर सकते हो। तो आप कई अनेक प्रकार से इसका उपयोग कर सकते हो। ठीक है ना, जैसे एक एग्जाम्पल और लें हम, अगर आपके पास भूमि है, खेती के लिए ज़मीन है आपके पास, तो आप हो सकता है अगर आपको ज़रूरत है तो आप कपास की खेती करो, उसमें कपड़े की खेती करो, कपड़े के लिए जो कपास होता है जिससे कि कपड़ा बनता है उसकी खेती करो, या फिर आप गेहूं की खेती करो। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि आपके पास जो साधन हैं उनके वैकल्पिक उपयोग होते हैं। जो साधन आपके पास रहते हैं उसके कई सारे वैकल्पिक उपयोग हैं। ठीक है ना, तो और अगर मैं कहूँ आपसे कि आपके पास जो खेती की ज़मीन है, हो सकता है आप उस पर आप फैक्ट्री लगा दो। आप कुछ उत्पादन ही ना करो, ना कपड़ा उगाओ, ना कपास उगाओ, ना गेहूँ उगाओ, आप उस पर फैक्ट्री बनाओ और कुछ माल बनाओ, मैन्युफैक्चरिंग करो। तो इस प्रकार से आप देखते हो कि साधनों के वैकल्पिक उपयोग भी होते हैं, साधनों के वैकल्पिक प्रयोग भी हैं। तो
कुल मिला के आर्थिक समस्याएं उत्पन्न क्यों होती हैं, अब आप समझ रहे होंगे। क्योंकि आवश्यकताएं तो असीमित हैं, उनकी संतुष्टि के लिए साधन सीमित है, और जो साधन सीमित हैं उनके भी कई सारे अलग प्रयोग हैं। तो ज़रूरी नहीं कि वो आपकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए ही यूज़ में लाएं, हो सकता है वो किसी और की आवश्यकता को की संतुष्टि के लिए प्रयोग में लाए जा रहे हों। ठीक है ना। तो ये सभी अर्थव्यवस्थाओं के समक्ष सबसे मूलभूत समस्या के रूप में खड़ी होती हैं। ठीक है ना। तो मेन प्रॉब्लम यहाँ आती है। ठीक है। तो हमने साधनों के वैकल्पिक उपयोग पे भी चर्चा की है। चाहे कोई अर्थव्यवस्था गरीब हो या फिर अमीर हो सकता है आप एक विकसित अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हो या फिर आप विकासशील अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हो। कोई सी भी अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, विकसित हो या अविकसित हो, ये सब मूल समस्या सभी अर्थव्यवस्थाओं में विद्यमान है। सारी अर्थव्यवस्थाओं में ये समस्याएं रहती हैं। ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि जो अर्थव्यवस्था में समस्याएं होती हैं वो क्यों होती हैं। अब हम बात करेंगे कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन कौन सी होती हैं। ठीक है ना। तो अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्याएं हैं उनकी बात करें तो विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं को अनंत आवश्यकताओं और दुर्लभ साधनों की आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता है। जो हमने बात करी, अनंत आवश्यकताओं का मतलब हो गया ऐसी वो आवश्यकताएं जो कि कभी ख़त्म ही ना होती हों। ठीक है। जो असीमित हो, अनंत हो। ठीक है ना। अनंत बोलते हैं जिसका कोई अंत ना हो। और दुर्लभ साधन, ठीक है ना, साधन भी सीमित हैं। उनकी आर्थिक समस्या का सामना विश्व की सारी अर्थव्यवस्थाओं को करना पड़ता है। तो कौन कौन सी वो समस्याएं होती हैं? वो समस्याएं हैं, पहली समस्या उसमें आती है क्या और किस मात्रा में उत्पन्न करें। दूसरी समस्या आती है कैसे उत्पन्न करें, कैसे उत्पादन करें। और तीसरी समस्या आती है किसके लिए उत्पादन करें। ठीक है ना। तो तीन समस्याएं सामने आपके आती हैं। तो ये सारी समस्याएं, जो तीनों समस्याएं हैं, इनको अगर आप एक ही रूप में देखना चाहो, अगर एक सेंटेंस में बोलना चाहो, तो वो होता है संसाधन आवंटन की समस्या। आपको अपने संसाधन को कहाँ आवंटित करना है। ठीक है ना। अगर आपके पास खेती की ज़मीन है तो आपको उसमें चावल उगाना है, गेहूँ उगाना है, या फिर तिलहन उगाना है, सरसों उगाना है, ठीक है ना, या फिर दलहन उगाना है, दालें उगानी है। तो ये आपको डिसाइड करना होता है। तो संसाधन आवंटन की समस्या अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। ठीक है। सबसे पहली बात आप करेंगे, जो हमने बात की ना कि ये समस्याएं तीन प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहली बात होती है क्या और किस मात्रा में उत्पादित किया जाए। तो सबसे पहली समस्या आती है कि हमको क्या बनाना है और किस मात्रा में बनाना है। ठीक है। तो साधनों की सीमितता ही, क्योंकि हमें पता है साधन सीमित होते हैं, साधन दुर्लभ होते हैं, तो उनकी सीमितता ही क्या और कितना उत्पन्न करने की समस्या को जन्म देती है। तो आपको साधनों से, ठीक है ना, जो भी मैं बार बार आपको खेत की उदाहरण दे रहा हूँ, तो खेत में आपको गेहूँ उगाना है, चावल उगाना है, क्योंकि खेत की ज़मीन आपके पास पता है। आपको मान लीजिए 10 बीघा ज़मीन है तो 10 बीघा ही ज़मीन है। आपको 10 बीघा में चावल उगाना है, ठीक है ना, या दालें उगानी है, या गन्ना उगाना है, ये आपको डिसाइड करना है। हो सकता है आप 10 बीघा में से 2 बीघा में कहो कि गन्ना उगा लो, 3 बीघा में कहो कुछ और उगा लो, 5 बीघा में कहो कि हम गेहूँ उगाते हैं। ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि अनलिमिटेड आप चीज़ें उगा डालो। क्यों? क्योंकि आपके पास साधन सीमित हैं। ठीक है ना। तो साधन की सीमितता ही ये आपको सोचने पर मजबूर करती है कि आपको क्या और कितना उत्पादन करना है। ठीक है ना। एक उत्पादक को, यानी कि एक कृषक को या फिर एक जो फैक्ट्री वाला है, उसको ये तय करना होता है कि उत्पादन के लिए उपलब्ध साधनों को किस प्रकार उपयोग में लाया जाना है। साधनों का प्रयोग उपभोक्ता वस्तुएं बनाने के लिए कर सकता है वो व्यक्ति। उपभोक्ता वस्तुएं वो होती हैं जो सीधे उपभोक्ता जिनको यूज़ करते हैं, जैसे कि साबुन, तेल, इस टाइप की चीज़ें। या उत्पादक वस्तुएं बनाने के लिए, जैसे कि मशीनें वगैरह बनाने के लिए आप साधनों का उपयोग कर सकते हो। या फिर वैकल्पिक रूप में विलासिता वस्तुओं का निर्माण करने के। ठीक है। तो आपको डिसाइड करना है कि उपभोक्ता वस्तुएं बनानी हैं, कि उत्पादक वस्तुएं बनानी हैं, कि विलासिता जो वस्तुएं होती हैं जो कि बहुत लग्जरियस होती हैं, ठीक है, जो अमीर लोग जिसको स्पेशली यूज़ करते हैं, उनका निर्माण करना है। या फिर आपको जनसाधारण के लिए, जो आम जनता है, उसके लिए उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करना है। तो क्या आपको बनाना है, ये आपको डिसीजन लेना है। इस डिसीजन को लेने के लिए
ये मतलब सबसे बड़ी केंद्रीय समस्या एक सामने आती है। ये अर्थव्यवस्था की एक केंद्रीय समस्याओं में से सम्मिलित है। सबसे पहली जो समस्या है वो यही है कि क्या और किस मात्रा में आपको उत्पादन करना है, ठीक है ना। तो ये क्या और कितने उत्पादन की समस्या को सरकार द्वारा उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में संसाधनों के आवंटन से सुलझाया जाता है। तो सरकार क्या करती है, सरकार पहले ही तय कर लेती है कि कहाँ कितनी मात्रा में किस किस चीज़ का उत्पादन हमको करना है। उनको वो देखती है कि किस प्रकार से कैसी मांग है, उसके हिसाब से वो डिसाइड करती है, ठीक है। अब अगली जो समस्या आती है वो है कैसे उत्पादन किया जाए। हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमको अपने खेत में गेहूँ उगाने हैं, ठीक है ना, या फिर चावल उगाने हैं। अब वो उगाने कैसे हैं, उत्पादन कैसे करना है, ठीक है ना। तो उत्पादन की तकनीक का चयन, ठीक है ना, किस टेक्निक से आपको गेहूं की खेती करनी है। आप पारंपरिक तरीके से गेहूं उगाना चाहते हो कि नए तरीके से गेहूं उगाना चाहते हो, आप नए प्रकार के बीज का उपयोग करना चाहते हो, या कि जो पुराने पारंपरिक बीज हैं जो वर्षों से चले आ रहे हैं उनका उपयोग करना चाहते हो, ठीक है ना। आप कीटनाशक डालोगे कि नहीं डालोगे, आप यूरिया का उपयोग करोगे कि नहीं करोगे, ये सारी क्या है, टेक्निक्स हैं। तो इन टेक्निक का चयन करना, इन टेक्निक का सिलेक्शन करना, ये भी एक समस्या से जुड़ा हुआ है। तो उत्पादन की तकनीक का चयन कैसे उत्पादन किया जाए की समस्या से जुड़ा है। उत्पादन की तकनीक का अर्थ किसी वस्तु के उत्पादन में उत्पादन के कारकों के विभिन्न संयोग से है, ठीक है ना। तो आपको किस प्रकार से ज़्यादा लेबर रखनी है कि मशीनें ज़्यादा रखनी हैं, या फिर लेबर कम कर देनी है, सिर्फ मशीनों से ही काम करना है। तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं, ये सारी के सारे अलग अलग कॉम्बिनेशन से, अलग अलग संयोगों से उत्पादन की तकनीक का संबंधित होती है, ठीक है ना। तो उत्पादन की जो तकनीक है वो श्रम या पूंजी प्रधान हो सकती है। अब श्रम प्रधान जो तकनीक होती है उत्पादन की, उसमें श्रम की बहुतायत होती है, मतलब ज़्यादा लोग आप काम पर लगा दोगे, ठीक है ना। तो ये तो हो गई लेबर इंटेंसिव। अगर कैपिटल इंटेंसिव है यानी कि पूंजी प्रधान है, तो उसमें है कि आप पैसे की सप्लाई ज़्यादा करोगे। पैसा, पूंजी केवल पैसे के रूप में नहीं होगी, मशीनों के रूप में भी हो सकती है, ठीक है ना, नई तकनीक के रूप में भी हो सकती है। ये सारी चीज़ें क्या हैं कि पूंजी प्रधान वाली जो तकनीक है उत्पादन की, उसमें आएंगी, ठीक है ना। जैसे हम एक हथकरघा जो यूनिट है उसकी बात करें, तो एक जो हाथ से चलाने वाला जो मशीन होती है, हथकरघा जो होता है, उससे भी आप कपड़े का उत्पादन कर सकते हो, ठीक है ना, जैसे कि ये महिला कर रही है इस फोटो में। ऐसे ही इसकी जगह अगर आप पूंजी आपके पास है, आपके पास पैसा है, बहुतायत में है, ये महिला गरीब होगी तो इसलिए ये अपने हाथ से बने हुए करघे का उपयोग कर रही है। अगर आपके पास पैसा है तो आप इस प्रकार की मशीन का उपयोग भी कर सकते हो, इससे भी आप कपड़ा बना सकते हो, ठीक है ना। इसमें जो ये काम महिला हाथ से कर रही है वो सब मोटरों के हिसाब से, मोटरों वगैरह से हो जाता है, ठीक है। तो इसको पावर लूम बोलते हैं, ठीक है ना। ये हैंडलूम है, ये पावर लूम है। बना दोनों से कपड़ा ही रहा है, ठीक है, दोनों से कपड़ा बन रहा है, लेकिन तकनीक अलग अलग है। ये श्रम गहन तकनीक है और ये पूंजी गहन तकनीक है, ठीक है ना। या फिर श्रम प्रधान तकनीक, ये पूंजी प्रधान तकनीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। तो ये डिसाइड करना कि आपको किस तकनीक से बनाना है, कैसे उत्पादन की समस्या का जो समाधान है उसका आधार है कि किस साधन के किस स्तर का प्रयोग द्वारा उत्पादन कराना है। प्रत्येक उत्पादक उपलब्ध साधनों से अधिकतम उत्पादन करना चाहता है। तो जो भी, जैसे ये उत्पादक अगर महिला है तो ये इसके पास जो उपलब्ध साधन है, इसके पास मशीनें नहीं हैं, तो ये इन्हीं हाथ वाले मशीन का उपयोग करके मैक्सिमम उत्पादन, अधिकतम उत्पादन करना चाहती है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितने साधन उपलब्ध हैं। आपके पास अगर श्रम ज़्यादा है तो आप श्रम गहन यानी कि श्रम प्रधान तकनीक का यूज़ करोगे। अगर आपके पास पूंजी ज़्यादा है, पैसा है लगाने के लिए, या फिर मशीनें हैं, तो आप पूंजी प्रधान जो तकनीक है उसका उपयोग करोगे। डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी पे, जो उपलब्धता पे डिपेंड करेगा। तीसरा जो सवाल आता है, अब तीसरी जो समस्या आती है कि किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो इस समस्या का संबंध उत्पादन का किस प्रकार विभिन्न व्यक्तियों के बीच विभाजन किए जाने से है, ठीक है ना। आपको जो बहुत सारे लोग हैं उनके बीच में किस प्रकार से आप उत्पादन जो आपने किया है उसको किस प्रकार से बांटना है, उससे संबंधित ये समस्या है। जो एक फैक्ट्री है उससे माल उत्पादन होता है वहाँ पर,
तो किसके लिए उत्पादन का अर्थ होगा कि किस उत्पादन के साधन को कितना प्रतिफल अथवा पारिश्रमिक दिया जाना है। ठीक है ना। अब होता है ऐसा है कि अगर कोई फैक्ट्री है, मान लीजिए ये फैक्ट्री साबुन बनाती है, ठीक है ना, तो फैक्ट्री साबुन बनाती है, आप यहाँ नौकरी करते हैं मान लीजिए, ठीक है ना, आप तो यहाँ पे नौकरी कर रहे हो, तो आप अपना क्या देते हो, यहाँ श्रम देते हो, ठीक है ना, आप श्रम दे रहे हो, तो श्रम के बदले में वो आपको क्या देगा, वो आपको साबुन थोड़ा देगा कि आप श्रम आपने किया है, आप साबुन ले जाइए, जितने साबुन बने उसमें से 2-4 साबुन आपको दे दिए, ऐसा तो नहीं होता है ना। वो आपको आपके श्रम के एवज में क्या देता है, मुद्रा देता है, ठीक है ना। तो उत्पादन का, क्योंकि वो साबुन बेचता है मार्केट में जब साबुन बेचता है तो वहाँ से उसको मुद्रा मिलती है, तो वही मुद्रा आपको आपके श्रम के बदले में दे देता है। तो उत्पादक वही मुद्रा राशि उत्पादन प्रक्रिया में योगदान देने वालों के बीच आय के रूप में भुगतान कर देते हैं। व्यक्ति इस प्रकार प्राप्त आय को व्यय करके अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए जो चीज़ें मिलती हैं उनको खरीदता है, ठीक है ना। तो भाई आपकी जो फैक्ट्री है उसने साबुन बनाया है, साबुन बाहर बेचा है, वहाँ से उसको मुद्रा मिली, मुद्रा उसने आपको आपके श्रम के बदले में दी, आप उसके यहाँ काम करते हो, फिर जो आपको मुद्रा प्राप्त हुई उससे आपने अपनी आवश्यकता की चीज़ें बाहर से खरीदी। हो सकता है उन आवश्यकता की चीज़ों में कि साबुन भी हो, ये हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल, ठीक है ना। तो ये एक चक्र हो गया, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर डिसाइड करना पड़ता है कि जो उत्पादन का जो साधन आप उपयोग में ला रहे हो उसको आपको कितना प्रतिफल अथवा पारिश्रमिक देना है, ठीक है ना। तो श्रमिक को मजदूरी दी जाती है, भूमि को लगान दिया जाता है और पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। जो शेष जो राशि बच जाती है वो उद्यमी को मिलती है। जो उद्यमी यानी कि चौथे प्रकार का जो साधन होता है, संसाधन होता है, उसको प्राप्त होता है लाभ, ठीक है ना। किसी व्यवसाय को प्रारंभ करने का जोखिम उठाने वाला व्यक्ति ही क्या कहलाता है, उद्यमी। ये हमने बात की थी पहले भी, ठीक है ना। तो 4 प्रकार की पूंजी की या संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। पहली होती है भूमि, दूसरा होता है श्रम, तीसरा होता है पूंजी, ठीक है ना, और चौथा होता है उद्यमिता या उद्यमी, ठीक है ना। तो भूमि के बदले तो आपको मिलता है लगान, श्रम के बदले आपको मिलती है मजदूरी, पूंजी के बदले आपको मिलता है ब्याज और उद्यमी को मिलता है लाभ, ठीक है ना। ये तीनों चीज़ें जब वो दे देता है, भूमि के बदले लगान, ठीक है ना, इन सब चीज़ों के बाद उसको मिलता है क्या, लाभ, जो कि उसका अपना होता है। तो ये बात हो गई किसके लिए, उत्पादन किया जाए वाली समस्या की। तो अब कुल मिला के हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था की दूसरी जो केंद्रीय समस्याएं हैं उनके बारे में, ठीक है ना। तो ये जो 3 समस्याएं हमने पढ़ी, इसके अलावा भी कुछ और केंद्रीय समस्याएं होती हैं, उनका भी सामना अर्थव्यवस्थाओं को करना पड़ता है। सबसे पहली समस्या होती है संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग की समस्या, जिसके अंतर्गत 2 समस्याएं आती हैं, सभी संसाधनों का उपयोग किया जाना और साधनों का दक्षतापूर्ण उपयोग किया जाना। अगली समस्या आती है संसाधन समृद्धि की समस्या। समृद्धि बोलते हैं बढ़ाने को, तो संसाधनों को बढ़ा कैसे सकते हो आप, उसकी समस्या भी आपके सामने आती है, क्योंकि आपको पता है कि संसाधन क्या होते हैं, सीमित होते हैं, तो उनकी वृद्धि करना भी आवश्यक होता है। तो उसमें 2 प्रकार की समस्याएं होती हैं। एक तो संसाधनों में परिमाणात्मक परिवर्तन करना, परिमाणात्मक बोलते हैं परिमाण में यानी कि क्वांटिटी में, ठीक है ना, मात्रा में, इसको आप मात्रा से समझ सकते हो। तो मात्रा में वृद्धि हो, परिवर्तन हो यानी कि, और संसाधनों में गुणात्मक सुधार हो, उनकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हो। यहाँ पे हम बात कर रहे थे क्वांटिटी की, दूसरे वाली में बात करेंगे हम क्वालिटी की, ठीक है ना। क्वांटिटी बढ़ाएं और क्वालिटी भी बढ़ा सकते हैं। अगर आपको संसाधनों में समृद्धि करनी है, ग्रोथ करनी है, तो आप 2 तरीके से उस चीज़ को कर सकते हो, या तो संसाधनों में परिमाणात्मक परिवर्तन कर लो या फिर संसाधनों में गुणात्मक सुधार कर लो, ठीक है। सबसे पहली बात करेंगे संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग की समस्या की। तो सबसे पहली बात, सभी संसाधनों का उपयोग किया जाना। हमें पता है कि सारे जो साधन होते हैं, संसाधन होते हैं, वो दुर्लभ होते हैं यानी कि सीमित होते हैं, तो उनका किसी भी प्रकार से आपको अल्प उपयोग नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, अल्प उपयोग नहीं करना चाहिए, उनको पूरी तरीके से आपको उपयोग करना चाहिए, उनका सर्वोत्तम उपयोग किया जाना चाहिए। संसाधनों का यूं ही पड़े रखना उन्हें बर्बाद करने के समान होता है। संसाधनों की बर्बादी से उत्पादन कम हो जाता है,
ठीक है ना। तो संसाधनों की बर्बादी का एक जो उदाहरण है वो है बेरोजगार। तो बेरोजगार आदमी जो होता है वो उसका भी आप कहीं ना कहीं उपयोग कर सकते थे, उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हो, उसके पास कोई काम नहीं है, इसलिए वो बेरोजगार है। ठीक है ना। यदि ऐसे ही इसका अर्थ है कि आप मानवीय संसाधनों की बर्बादी कर रहे हो, ठीक है ना, तो ये बेरोजगारी वाली बात हो गई। ऐसे ही सभी संसाधनों के उपयोग में ही एक दूसरी जो प्रॉब्लम आती है वो जैसे हड़ताल। अगर किसी कारखाने में हड़ताल हो जाए तो वहाँ लगी पूंजी भी बर्बाद हो जाती है। तो प्रत्येक अर्थव्यवस्था को ऐसे प्रयास करने चाहिए कि उनके दुर्लभ संसाधनों का पूर्ण उपयोग हो, वे खाली ना रहें, बेरोजगार ना रहें। ठीक है ना। उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि उनके जो दुर्लभ संसाधन हैं उनका पूर्ण उपयोग हो। ठीक है। अगली बात आती है संसाधनों के दक्षतापूर्ण उपयोग की। वहाँ तो थी सभी संसाधनों का उपयोग करने की, अब जो आप साधनों का उपयोग कर रहे हो वो दक्षतापूर्ण किया जाना चाहिए। मतलब उनको उनकी क्षमता के हिसाब से पूरा प्रयोग उनका होना चाहिए। ठीक है ना। सब क्योंकि साधन दुर्लभ होते हैं, अतः उनकी समस्त क्षमता का पूरा प्रयोग करना चाहिए। उनकी उत्पादन क्षमता के प्रयोग में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है ना। संसाधनों की क्षमता के प्रयोग में कमी रहना भी उनकी बर्बादी के समान है। अगर आप उनकी क्षमता के हिसाब से उनको प्रयोग नहीं कर पा रहे हो, उसमें प्रयोग में कोई कमी रह रही है, तो वो उसकी बर्बादी के समान ही होगा। ठीक है ना। प्रत्येक अर्थव्यवस्था को ऐसी उत्पादन विधियां अपनानी चाहिए कि सभी संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग संभव हो पाए। कोशिश करना चाहिए अर्थव्यवस्था में ऐसी उपाय करने चाहिए, ऐसी उत्पादन विधियां बनानी चाहिए कि सभी संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग संभव हो सके। ठीक है ना। तो ये बात आ गई संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग वाली समस्या से। अब जो अगली समस्या है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है ना। जो कि संसाधन समृद्धि से संबंधित है। ठीक है ना। उसको अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर सकते हैं। अगर कुछ आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमारे से इस पर मैसेज के थ्रू बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो समझ में नहीं आ पाती हैं एक बार में। ऐसे ही आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे भी हमको मैसेजेस के थ्रू बात कर सकते हैं। ठीक है। आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग अपने जानने वाले ऐसे लोग जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों, उनके साथ हमारे वीडियोज़ को और चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। Thank you.